राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 9th फिजिक्स के इस वीडियो में हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उससे आगे का इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लें ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बल्कि एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व की समस्त ऊर्जा का मान नियत रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, दूसरा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। अब इसको समझने के लिए हम ऐसे देख लें। मान लीजिए ये कोई जो है, मान लीजिए पिंड है और इसका द्रव्यमान हमने यम मान लिया और ये v वेग से गतिमान है। मान लीजिए किसी चीज से टकराने के पश्चात ये दो भागों में विभाजित हो जाता है और इसके जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए ये m1 हो जाता है और ये m2 हो जाता है। इसका वेग मान लिया हमने v1 है और इसका वेग हमने मान लिया v2 है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जो पूर्व का पिंड का जो पहले का संवेग है, पिंड का कुल संवेग या संवेग बराबर होगा दोनों टुकड़े के संवेग के बराबर होगा। पिंड का संवेग बराबर दोनों टुकड़े के दोनों टुकड़ों लिख दें, टुकड़ों का कुल संवेग इसके बराबर होगा। यानी कि इन दोनों का संवेग और इसके संवेग के बराबर होगा। इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट, इसको दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं कि m इंटू वी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग बराबर, यानी कि वस्तु का संवेग और वस्तु के दो टुकड़े हो गए मान लीजिए, या पिंड के दो टुकड़े हो गए, तो पहले का संवेग हो जाएगा द्रव्यमान m1 है और वेग v1 है, प्लस ये हो जाएगा m2 गुणे v2। तो ये जो है संवेग संरक्षण के यही सिद्धांत है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं, यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं
के समुदाय पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, तो संयुक्त, ये कह सकते हैं, तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो जैसे अब हम, ये वस्तु है तो इसका कुल संवेग m/v था। अब ये मान लीजिए किसी चीज से टकरा जाता है और टकराने के पश्चात ये जो दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो इस टुकड़े का संवेग और इस टुकड़े का संवेग मिलाकर ये जो वस्तु का पहले कुल संवेग था उसके बराबर होगा। बल का आवेग, अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, बल आवेग बराबर होता है F इंटू T, समय से गुणा कर देंगे। आवेग बराबर होता है किसी वस्तु का आवेग बराबर लगाए गए बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। अब बल का आवेग जानना है, तो यदि कोई, मान लीजिए यदि कोई बल हमने F ही दिखा दिए, बल को F से दिखाते हैं। F किसी वस्तु पर डेल्टा टी समय के लिए लगाया जाए तो जो बल का आवेग होगा वो हो जाएगा बल का आवेग F इंटू डेल्टा टी के बराबर। ये एक सदिश राशि है। अगर इसका मात्रक निकालना है तो आवेग का, तो इसका होता है न्यूटन। अगर इसका मात्रक निकालना है मात्रक तो कैसे निकालेंगे? हम लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा टी होता है, तो F की जगह हम लिख देंगे बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। और ये एक सदिश राशि आइए देखते हैं आवेग और संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है। तो देखिए, आवेग बराबर, अभी हमने आपको बताया, आवेग बराबर बल गुणे समय, ये लिख सकते हैं, या समयांतराल ये लिख सकते हैं डेल्टा टी, यानी कि F इंटू डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बल को, बल F बराबर m इंटू ए, न्यूटन की गतिशील द्वितीय नियम से, इंटू डेल्टा टी लिख दिया। अब इसी को लिखेंगे, ये हम लिखा रहे दीजिए, ये त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा, हम इसको लिख सकते हैं वेग परिवर्तन की दर, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी गुणे डेल्टा टी है, तो ये डेल्टा टी कर जाएगा। तो बचा क्या आपका m इंटू डेल्टा v, अर्थात m, अब
वेग डेल्टा वी क्या है? वेग परिवर्तन, यानी कि अंतिम वेग से, यानी कि v2 माइनस v1 इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी को। अगर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा यम v2 माइनस यम v1। ये क्या है? यम इंटू वी क्या? संवेग है। संवेग, और ये अंतिम संवेग, ये प्रारंभिक संवेग, अर्थात संवेग परिवर्तन डेल्टा पी हम लिख सकते हैं। तो अर्थात आवेग जो है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यही आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध है। अब आइए देखिए इसके जो आंकिक प्रश्न है। पहली सवाल है, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। ये सवाल है। एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। एक बार फिर सवाल देखते हैं। किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, तो ए पूछ रहा है, इसका मतलब है यहाँ अब न्यूटन की गति विषय 2-3 नियम से लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक मान निकालेंगे, ये गुणे में बटे में आ जाएगा एफ अपॉन एम लिख देंगे। अब हमने बताया था जो जिसका मात्रक होता है उसी में लिखते हैं। तो ये यम क्या है? ये द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम दिया है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो यब तो हमें 1 न्यूटन में दिया है लिख देंगे, लेकिन ये 50 ग्राम है तो 50 बटे कितना लिखेंगे? 1000 से भाग देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। अब ये 1000 आपको ऊपर चला जाएगा, बटे में 50 लिखा है तो कितना हो जाएगा? 50 गुना 100 20 आ गया, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण हो गया। दूसरी सवाल देखते हैं। देखिए इसका पीडीएफ हम आपको भेज चुके हैं, इसलिए पीडीएफ आपके पास होगा तो इसकी सवालें आपको लगाना है। हम पढ़ दे रहे हैं फिर भी सवाल। 9 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन के बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 1 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम है। यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो उत्पन्न त्वरण का परिकलन कीजिए। तो ठीक है, अब इसमें देखिए हमें एफ मालूम है। एफ इज इक्वल टू दिया है 9.0 इंटू 10⁻³ ये दिया है न्यूटन, तो बल न्यूटन में दिया ही है। अब कह रहा है 5 डिब्बे को खींचा जाता है, 1 डिब्बे का द्रव्यमान दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिब्बे का द्रव्यमान तो कितना है? अभी इन्होंने दिया है 1 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम, ये भी किलोग्राम में ही है। अब कितने डिब्बे खींच रहा है? 5। इसलिए जब इसमें यम निकालेंगे तो कुल भाई 5 डिब्बों का द्रव्यमान जितना होगा वो लिख देंगे। 5 गुणे 1 गुणे 10 की घात 3 ये लिख देंगे, तो ये यम की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना क्या है? एफ मालूम है, तो ए नहीं निकाल सकते, यहाँ डायरेक्ट लिखिए एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसलिए ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो एफ की जगह हम कितना लिखेंगे? 9 गुणे 10 की घात 3 है। यम की जगह हम लिखेंगे 5 गुणे 5 का नंबर 5 गुणे 1 गुणे 10 की घात 3, तो 5 गुणे 10 की घात 3 कर दिए, ये इससे कट जाएगा। तो हमारा कितना आ गया? 9/5। अब इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भाग दे लीजिए, 5 का नंबर 5, क्या बचेगा? 4 और 0 बनाएंगे 5 40 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आना चाहिए। चलिए चौथी सवाल देखते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। इस समय पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमने आपको बताया था कभी भी सवाल आप लगाइए तो सबसे पहले लिख दिए प्रश्न से ज्ञात है। तो क्या क्या चीजें मालूम है ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इसमें द्रव्यमान मालूम है, यम बराबर लिख दीजिए 5 किलोग्राम। स्थिर पिंड स्थिर अवस्था में u बराबर 0 लिख दीजिए। एफ का मान दिया है 1.5 न्यूटन ये दिया है, और 2 सेकंड टाइम भी मालूम है आपको, 2 सेकंड दिया है, समय भी दिया है,
और पूछा क्या, इस समय चली गई दूरी पूछ रहा है ये। तो देखिए अब इसको दूरी पूछ रहा है तो यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो ए हमें निकालना पड़ेगा। जब हम लगाएंगे तो पहले लिखेंगे, इसको लगाएंगे तो क्योंकि हमें पूछ रहा है चली गई दूरी, तो पहले हमें यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो ए नहीं मालूम है तो लिखेंगे सबसे पहले जब हल करेंगे तो गति के न्यूटन के गति विषय, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। तो अब क्योंकि हमें एफ इक्वल टू एम इंटू एफ भी दिया है तो इससे ए निकाल लेंगे, ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो एफ की जगह हम कितना लिखेंगे, एफ हमें मालूम है, एफ की वैल्यू 1.5 है और एम कितना दिया है 5, काट देंगे तो 0.3 5 15 ये आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0.3। अब यहाँ लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसी में मान रख देंगे, इम्प्लाइज दैट। तो यस ही पूछा है, यू हमारा 0 तो पूरा, अब इसमें गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको नहीं ले रहे हैं। हाफ ए की वैल्यू हमने निकाला है 0.3, ए हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना दिया था 2 सेकंड, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, वर्क कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 0.3 दूना 6 0.6 मीटर। तो देखिए ये सवाल आपकी लग गई। ये सवाल नंबर 4 थी, तीसरी आपको स्वयं लगाना है। राधे राधे बच्चों, शेष सवाल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले आप भी कोशिश करिए, अगर जो सवालें आपको नहीं आती है वो मुझे बताइए, मैं उन सवालों को जरूर बताऊंगा।